Good morning, children. Welcome back in your civics class, and I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप लोगों ने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से आपने प्रश्नों के उत्तर आपने दिए होंगे और मैं साथ में ये आशा करती हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। बच्चों, जैसा कि आपके फ़र्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम से पहले जो है हमने चैप्टर शुरू किया था कि संविधान निर्माण में बच्चों हमने जो है वो संविधान निर्माण का रास्ता तक हमने जो है वो शीर्षक जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक हमने जो है वो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और संविधान निर्माण के रास्ता तक जो है आपका फर्स्ट हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पोर्शन भी था। तो बच्चों हमने एग्ज़ाम से शुरू होने से पहले जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने जो है वो संविधान निर्माण का रास्ता ये टॉपिक जो है हमने समाप्त किया था और हमने डिस्कशन किया था उस लेक्चर में। यानी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने शुरू किया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि हमें संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें संविधान की क्यों ज़रूरत है। और हमने साथ साथ ये भी चर्चा की थी कि भारतीय संविधान का निर्माण, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि इसकी क्या इसकी रूपरेखा थी, भारतीय संविधान के निर्माण की रूपरेखा, या थोड़ा सा उसका हमने प्रस्तावित हिस्सा जो है वो पढ़ा था हमने। और साथ ही साथ हमने संविधान निर्माण का रास्ता कैसे शुरू हुआ और संविधान बनाने की क्या प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, उसकी किस तरीके का उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस जो शुरू हुआ उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब बच्चों, जैसा कि हमने ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे शीर्षक जो है इस पार्ट में हमने ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों हम थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं कि संविधान निर्माण का रास्ता जो है हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि 1931 के अधिवेशन में, 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो कि कराची में हुआ था, वहाँ पर भारतीय नेताओं ने मिलकर जो है वो संविधान का एक आउटलाइन जो है उन्होंने सोचा या विचार विमर्श किया था उसमें। और 1931 की पहला जो था वो उसमें इस प्रस्ताव की जो रूपरेखा थी वो पहली बार जो है 1931 कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, उस प्रस्ताव की रूपरेखा, संविधान के प्रस्ताव की रूपरेखा को तैयार या पेश किया गया था। बच्चों ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की थी। अब हम जो है इससे आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है आपका संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनने से पहले संविधान सभा का निर्माण हुआ था। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रारूप समिति थी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके गठन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम संविधान के प्रारूप की स्वीकृति कैसे हुई, फिर उसके बाद संविधान का उद्घाटन कब हुआ, ये सारी शीर्षकों के बारे में हम जो आज डिस्कशन करेंगे। और जैसे जैसे डिस्कशन हम पढ़ते जाएंगे, हम चर्चा करते जाएंगे बच्चों, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप वो नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपका संविधान सभा का निर्माण। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का जो शीर्षक है वो सबसे पहला शीर्षक है संविधान सभा का निर्माण। अब संविधान सभा का निर्माण कह सकते हैं कि हमारे देश में संविधान बनने जा रहा था और ये भारत के लिए और हम भारतीयों के लिए या भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर था, एक बहुत ही बड़ा अवसर था जब भारत अपना संविधान बनाने जा रहा था। अब भारत 1947 में आज़ाद हो चुका था, भारत को आज़ादी मिल चुकी थी, ये जो है स्वतंत्र हो चुका था। अब भारत का जो शासन जो भारत का जो शासन व्यवस्था थी अब स्वयं भारतीयों के हाथ में थी। अब भारत जैसे व्यापक और बड़े देश के पास एक चुनौती भरा कार्य सामने आया, वो था आपका इसकी संविधान की रचना करना। अब भारत कि जो राजनीतिज्ञ थे, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, जो लीडर्स थे, जो गाइड थे, जो दार्शनिक थे, जो फिलोसफर्स थे, जो दार्शनिक थे, जो विद्वान थे, जो राजनेता थे, जो राजनीतिज्ञ थे,
उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई, वो थी भारत का संविधान का निर्माण करना। भारत एक बहुत ही व्यापक, जैसा कि आपको पता है कि भारत एक बहुत व्यापक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र जो है वो भारतवर्ष है। यहाँ तक कि आपको शायद पता होगा बच्चों कि यूरोप के जो देश हैं, यहाँ जो भारत के जो राज्य हैं वो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। तो बच्चों, भारत जैसे व्यापक देश में जो है वो उसका गणतंत्र ऐसे बड़े गणतंत्रीय देश का अपना संविधान बनाना इन नेताओं के लिए, इन राजनीतिज्ञों के लिए, इन दार्शनिकों के लिए, इन विद्वानों के लिए एक चुनौती भरा कार्य था, एक चुनौती भरा टास्क था, एक वर्क था जो कि इन्हें पूरा करना था। अब इनके सामने एक था कि अब भारत एक नए युग की तैयारी कर रहा था। अब भारत एक नया एपिसोड, एक नया जो है युग लिखने जा रहा था। और अब जो है भारत एक अपना जो है वो राज्य स्थापित कर रहा था। स्वराज्य की जो बुनियाद थी, जो स्वराज की जो फाउंडेशन था, अब उस पर वो अपना संविधान बनाने जा रहा था। तो बच्चों, ये था। तो ये इसके लिए संविधान निर्माण करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का संगठित होना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे विचारों को एकत्रित करना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे सलाह समितियों का भी एकत्रित होना बहुत ज़रूरी था। तो इन सलाह समितियों का इन जो विचार विमर्श, बहुत सारे लोगों के विचार विमर्श, बहुत सारे लोगों के जो सोच थी, जो उनके अपने आइडियाज़ थे, जो उपाय थे, उनका एकत्रित होना, उनका संगठित होना, उनका भी बहुत ज़रूरी था संविधान के निर्माण के लिए। क्योंकि भारत में जो भारत का जो प्रारूप था, जो भारत संविधान का जो प्रारूप था, जो वो गणतंत्री प्रारूप था। यानी भारत कहीं ना कहीं जो है वो जो भी संविधान भारत का बनता या बनाया जाने वाला था वो जनता के प्रति था, जनता के लिए था, जनता के द्वारा था। तो बच्चों, सबसे ये पॉइंट था आपका कि संविधान सभा का निर्माण। यानी जब आपका 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। आज़ादी के पहले की बात है ये। 1946 में आज़ादी के एक साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा। और इस कैबिनेट मिशन के आने के बाद ही जो है वो संविधान सभा के गठन की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, जो कामकाज था, वो शुरू हो गया। लेकिन जब ये संविधान सभा का जब निर्माण कार्य जब हो रहा था, तो इसी दौरान जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो है वो कुछ मतभेद क्रिएट हो गया, यानी मतभेद जो है वो शुरू हो गया, मतभेद जो है उत्पन्न हो गया। और ये मतभेद था कि इस मतभेद के बहुत सारे कारण थे। जैसे कि उसमें मतभेद का कारण था कि मुख्य 3 कारण थे। ये कारण थे कि ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाना, ये एक कारण था, या उन समूहों का जो है वो अलग रहना, या फिर किसी संघ में मिल जाना। ये 3 कारण जो थे, इन 3 कारणों की वजह से जो है वो मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस के नेताओं में जो है कुछ मतभेद जो है वो उत्पन्न हो गए। इसके कौन से मुख्य 3 कारण थे? पहला था, जैसा कि हमने बताया कि पहला था कि ब्रिटिश प्रांतों को 3 समूहों में बांटना एक वजह थी, एक कारण था। दूसरा, इन समूहों का अलग रहना एक कारण था, तथा या फिर इन 3 समूहों का किसी संघ में मिलकर काम करना, ये एक वजह थी। ये 3 वजह थी जिसके वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं में जो है वो मतभेद जो है वो एक मनमुटाव सा पैदा हो गया या उत्पन्न हो गया। लेकिन इन अवरोधों की वजह से, इन अवरोधों के बावजूद, इन रुकावटों के बावजूद भी जो है वो संविधान सभा का जो निर्माण का जो कार्य था वो आगे बढ़ता रहा, वो आगे बढ़ा और उसका निर्माण हुआ। और फिर उसके लिए जो ये संविधान सभा के 1946 में चुनाव कराए गए और 9 दिसंबर 1946 में जो है वो संविधान सभा का निर्माण कार्य जो है वो संपूर्ण हो गया।
ऐसे बहुत जो इन मतभेदों के बावजूद भी जो है संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण का जो कार्य था वो संपूर्ण हो गया। और इस संविधान सभा के में जो है वो 299 सदस्य थे, यानी 299 सदस्य थे, और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरोजनी नायडू, तेज बहादुर सप्रे, ये लोग जो थे वो एक तरह से ये विशेष रूप से जो है ये इनके नाम जो है ये सदस्यों में उल्लेखनीय है। इस 299 सदस्य थे, और इसमें जैसे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आपका तेज बहादुर सप्रे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन ये जो विख्यात नाम थे उनके नाम जो है इन सदस्यों के लिस्ट में जो है ये विख्यात नाम भी उल्लेखनीय है। तो ये विधानसभा का निर्माण था जो कि 1946 में संविधान सभा का जो है वो निर्माण हुआ। अब संविधान के नाम से आप जान ही सकते हैं कि संविधान जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिसे कह सकते हैं हम, कि संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में, एक ब्रिटिश द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन के आगमन के बाद। अब बच्चों दूसरा आपका शीर्षक है वो है आपका संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा का निर्माण हो गया। संविधान सभा में 299 सदस्य भी थे, जिसमें प्रमुख नाम अभी हमने आपको बताया कौन कौन से थे। और अब है संविधान सभा के सदस्य। अब संविधान सभा एक निर्वाचित सभा थी। निर्वाचित सभा में कह सकते हैं कि जो चुनाव द्वारा चुनी गई शाखा या चुनाव द्वारा चुनी गई सभा, ये एक निर्वाचित सभा थी। और जो है इसके सदस्यों का जो निर्वाचन था वो प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा किया गया था। यानी जो प्रांत के विधान मंडल थे, जो विधान मंडल के जो सदस्य थे, उनके द्वारा जो है इनके सदस्यों का चयन हुआ था। यानी उनके द्वारा जो है चुनाव हुआ, उनमें चुनाव हुआ उनके द्वारा, और चुनाव से निर्वाचित ये संविधान सभा एक निर्वाचित सभा के रूप में सामने आई। तो प्रांतीय विधान मंडल द्वारा इसका चयनित हुआ, इसका चुनाव हुआ, और ये संविधान सभा जो है एक निर्वाचित सभा के रूप में जो है वो इसको रखा गया। और इसके अतिरिक्त इसमें जो था, इसमें भारत के विभिन्न भागों, यानी जो भारत के विभिन्न जो भाग थे, जो पार्ट्स थे, और वर्गों, यानी विभिन्न भागों और वर्गों के प्रतिनिधियों को स्थान मिला। यानी जो बहुत जितने डिफरेंट स्टेट्स जो थे, डिफरेंट राज्य थे, विभिन्न भागों से और विभिन्न वर्गों यानी विभिन्न क्लासेस के लोग, धर्म, जाति और इसको किनारे करके, यानी आप कह सकते हैं कि वो चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी संस्कृति, किसी भी धर्म के हों, उन प्रतिनिधियों को इसमें समान अवसर प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त जो है वो देसी जो है राज्यों के प्रतिनिधियों को भी उसमें अवसर मिला। और इस संविधान सभा की जो अस्थायी जो कहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी टेम्परेरी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके जो है वो स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष थे। यह आपका हो गया संविधान सभा। बच्चों आगे आपका शीर्षक है प्रारूप समिति का गठन। यानी प्रारूप समिति का गठन आप कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। संविधान बनने से पहले बच्चों ये संविधान की इनिशियल स्टेजेस है। जब संविधान हमारा एक कंप्लीट हुआ, संविधान बनाने से पहले का जो इनिशियल जो एक प्राइमरी स्टेजेस था, जो वो आपका ये सारे स्टेजेस हैं। संविधान सभा का निर्माण होना, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचित होना, फिर उसके बाद प्रारूप समिति का गठन होना, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होना, उसका फॉर्मेशन होना। अब बच्चों 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक समिति का गठन किया गया। संविधान सभा का निर्माण हो चुका था, सदस्य निर्वाचित हो चुके थे। अब ये संविधान सभा ने एक संविधान समिति का जो है वो उसने निर्माण किया, उसका गठन किया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये समिति के जो है वो अध्यक्ष बनाए गए। और इस समिति ने काफ़ी सोच समझ करके, काफ़ी विचार विमर्श करके
बहुत सारे चीज़ों को पे विचार विमर्श करके, डिस्कशन करके, चर्चा करके उन्होंने जो है इसकी प्रारूप को, इसके ड्राफ्टिंग, इसके फ्रेम को, यानी संविधान के ड्राफ्टिंग को, संविधान का फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया। इसका प्रारूप जो है उन्होंने तैयार किया। यानी यहाँ पे जो है आप बात हो रही 1947 में संविधान का फ्रेमवर्क, उसकी आउटलाइन जो है वो तैयार की गई। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के, इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बच्चों इस प्रारूप को फरवरी 1948 में जो है पब्लिश किया, यानी प्रकाशित किया गया, और 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने इसको पेश किया गया। यानी इस प्रारूप समिति जो थी, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का जो है वो गठन किया, और इस प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया। और इस प्रारूप समिति ने बहुत विचार विमर्श करके, बहुत सारी उपायों को सोचकर इस प्रारूप की रूपरेखा तैयार की गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। और फरवरी को 1948 को सबसे पहले इस प्रारूप को प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, और 4 नवंबर 1948 को ये संविधान सभा के सामने इसको पेश किया गया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का, यानी भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, जो कि प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। इसीलिए भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अब बच्चों ये था आपका प्रारूप समिति का गठन। अब आपका आएगा संविधान के प्रारूप की स्वीकृति। यहाँ पे तो संविधान सभा के सामने उसकी प्रारूप रूपरेखा को तैयार करके पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया। अब इसको स्वीकृति कैसे मिलती है? तो सबसे पहले संविधान के जो प्रारूप पर संविधान सभा में 144 दिनों तक विचार चलता रहा। यानी इसके रूपरेखा पे, इसके आउटलाइन पे, इसके प्रारूप पे जो चर्चा थी, जो विचार विमर्श था, वो 144 तक बच्चों चलता रहा। उसमें 2473 संशोधन पेश किए गए, यानी अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए। यानी 2473 संशोधन पेश किए गए, अमेंडमेंट्स जो हैं वो किए गए। यानी 144 दिनों तक उस पर विचार विमर्श होता रहा, और उन 144 डेज़ में जो है विचार विमर्श करके कितने सारे अमेंडमेंट्स, यानी कितने सुधार किए गए। अमेंडमेंट्स माने, संशोधन माने होता है कि सुधार करना, उसको फिर से रेनोवेट या सुधार करना। तो कितने संशोधन किए गए? 2473, यानी 2473। तो बच्चों इस तरीके से जो है वो उसमें सुधार किए गए, और 26 नवंबर 1949 को नया संविधान जो है वो अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है संविधान के अंतिम प्रारूप, अंतिम स्वरूप को स्वीकार कर लिया। याद रहे बच्चों, 26 नवंबर 1949 के इसके प्रारूप को, इसकी आउटलाइन को, इसके जो फ्रेमवर्क को स्वीकार किया गया था। अभी इसको उद्घाटन इसका संविधान का नहीं किया गया था। तो बच्चों इस तरीके, और इसमें जो है क्या थे, इसमें आपके इस संविधान में 395 अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल्स थे। अब बच्चों 395 से बढ़कर कुछ आर्टिकल्स भी जोड़े गए हैं बाद में, जैसे जैसे अमेंडमेंट्स हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय अनुसार इसमें आर्टिकल्स भी जोड़े गए हैं। और इसमें कुल 22 भाग थे, 22 भागों में ये डिवाइडेड है, और इसमें 8 अनुसूचियाँ हैं। अब 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। अब रिसेंट में अगर बात करें तो इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी इनलिस्ट दिए गई हैं। अब बच्चों ये तो आपका फ्रेमवर्क तैयार हो गया, और संविधान सभा ने 144 दिनों तक इस पे विचार विमर्श करके इसके अंतिम प्रारूप को स्वीकार भी कर लिया, यानी और 2473 अमेंडमेंट्स इसमें बनाए गए, यानी संशोधन किए गए। और उसके बाद जो है 26 नवंबर 1949 को इसके अंतिम प्रारूप को जो है स्वीकार कर लिया गया। अब भारत का संविधान तैयार था। भारत का संविधान जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर था।
अब भारत का संविधान जो है एक अपने नए रूप में लोगों के सामने आने वाला था और अब जो है भारत एक सही माने में वास्तविक रूप में जो है वो गणतंत्र होने जा रहा था। वास्तविक रूप में भारत रिपब्लिक होने जा रहा था, वास्तविक रूप में भारत आज़ाद होने जा रहा था, क्योंकि भारत अपना गणतंत्र स्थापित करने जा रहा था, अपना संविधान लागू करने जा रहा था, यानी भारत का संविधान का उद्घाटन होने जा रहा था। अब बच्चों, भारत के जो नए संविधान का जो उद्घाटन था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया और इस दिन जो है वो नवनिर्मित संविधान संपूर्ण रूप से हमारे सामने आया, भारत के सामने आया और भारत ने अपना पहला संविधान और पहला और सबसे बड़ा संविधान जो है वो प्रस्तुत किया, पेश किया, उसे लागू किया और इसीलिए बच्चों 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, ये तो आपका संविधान निर्माण का जो है उद्घाटन था। अब बच्चों, ये संविधान निर्माण जो है था, इसका जो उद्घाटन था वो जैसा कि हमने बताया कि आपको 1950 में हुआ। 26 जनवरी 1950 में संविधान पूरी तरीके से कंप्लीट होकर भारत में लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 में भारत जो है वो गणतंत्र राज्य के रूप में, सही माने में गणतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जो कि जनता जो ऐसी सरकार बनी जो जनता में ही निहित थी, जनता के लिए थी और जनता के द्वारा थी। बच्चों, अब भारतीय संविधान का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को हो चुका था और अब बात थी ये, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी बात पे जो है प्रकाश डालता है कि अब भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या थे, भारतीय संविधान के जो बुनियादी जो है वो वैल्यूज़ क्या थे, उसके मूल्य क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, उसकी क्या रूपरेखा थी, उसके उद्देश्य की, उसके एम्स के, उसके ऑब्जेक्टिव्स के क्या थे। बच्चों, तो भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं वो उसकी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना दिया गया है पहले पेज पर, उसमें इसके उद्देश्यों की झलक पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेखनीय है। और लेकिन भारतीय संविधान के जो उद्देश्य को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और इस उद्देश्य को प्रस्तुत करने में उन्होंने ये कहा कि मैं आपके सामने जो है इस उद्देश्य को एक प्रस्ताव के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसको उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो जब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जब वो प्रस्तुत कर रहे थे 1946 में संविधान सभा के सामने, तब उन्होंने ये बात कही थी कि मैं आपके सामने एक ऐसे उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें हमारे संविधान के उद्देश्यों की चर्चा की गई है, उसमें उल्लेख किया गया है, उसकी रूपरेखा, उसकी योजना की रूपरेखा भी तैयार की गई है और इसमें ये भी है कि और ये बताया गया है कि हमें अब किस मार्ग पर चलना है। उन्होंने ये छोटा सा भाषण दिया था, एक छोटा सा स्पीच उन्होंने ये बताया था उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद। जब वो ये उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहे थे संविधान सभा में, तब उन्होंने ये टिप्पणी की थी, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब था उद्देश्य प्रस्ताव में ये था कि उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि भारत को स्वतंत्र संप्रभुता गणतंत्र राज्य स्थापित करने की बात थी। तो बच्चों, इस उद्देश्य प्रस्ताव का जो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इसकी विशेषता थी कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुता गणतंत्र देश स्थापित करने की आकांक्षा जो है वो डिज़ायर जो है वो प्रस्तुत इसमें किया गया था। और ये साथ में ये भी बताया गया था कि हर सभी भारतीयों को जो है, सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, धर्म, संस्कृति, उपासना
और इन सब चीज़ों की जो है वो स्वतंत्रता दी जाएगी, उसकी पूरी की पूरी गारंटी दी जाएगी कि ये इन क्षेत्रों में ये सभी लोग जो है वो स्वतंत्र होंगे, यानी हर तरह से लोग जो है वो स्वतंत्र होंगे और किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शन या कोई ऐसा पाबंदी उन पर नहीं होगी कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति न कर पाएँ या किसी धर्म को मानने के लिए उन बाध्य हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सभी भारतीय, सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा और सभी लोग हर क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे, चाहे वह व्यवसाय की बात हो, चाहे वह व्यापार की बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो संस्कृति की बात हो, चाहे वो आपकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो। तो इस तरह के उद्देश्य जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो प्रस्तुत किया गया था और इसके उद्देश्यों की जो स्पष्ट झलक है बच्चों, वो इसके प्रस्तावना में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। बच्चों जो है इस संविधान को लेकर बहुत सारे जो विचार, जो दार्शनिक थे, जो फिलोसोफर्स थे और जो आप कह सकते हैं विद्वान थे, जैसे कि पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के जो इन लोगों के ये जो विद्वान थे, जो विचार विमर्श करने वाले जो ये नेता थे, जो ये दार्शनिक और सामाजिक सेवक भी कह सकते हैं और ये एक भारत के जो एक ये संविधान के निर्माताओं कह सकते हैं। तो ये इन लोग के कुछ अपने ड्रीम्स थे, इनके कुछ अपने सपने थे, कुछ वादे भी थे इस संविधान को लेकर और उसमें से लेकिन लेकिन चीज़ हमारे सामने एक इन सपने और वादों के बीच में इन लोगों के जो सपने और वादे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही कि इनके क्या ड्रीम्स थे, इनके क्या सपने थे, इनके क्या प्रॉमिसेस, क्या वादे थे। तो हमारे समक्ष बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि भारत के संविधान निर्माताओं में की सूची में एक बहुत महान नाम जो है वो आप कहीं उस महान नाम का नाम जो है वो नहीं देखेंगे, वो है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का नाम जो है वो भारत के संविधान निर्माताओं में नहीं था, ये आश्चर्यजनक वाली बात हमारे लिए है। लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन जो संविधान के सभा के जो सदस्य थे, इनके विचारों के अनुयायी ज़रूर थे, इनके विचारों को मानने वाले थे, फॉलो करने वाले थे। और सन 1931 में इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका नामक में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। संविधान से जो उनकी अपेक्षा थी, संविधान से उनकी क्या अपेक्षा थी, उसके बारे में उन्होंने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका में उन्होंने लिखा कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ। मैं आपको वो पत्रिका जो लेख है वो मैं आपको पढ़ कर सुना देती हूँ बच्चों, ताकि आपको हूबहू यानी बिल्कुल वही वर्ड्स मैं आपको पढ़ कर सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या लेख लिखा था। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग मेल जोल से रहें, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब या नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। इन्होंने ये उनकी अपेक्षा थी जो उनको संविधान से थी, भारतीय संविधान से थी। उनकी अपेक्षा थी कि इस तरह की जो विचार है वो संविधान में लागू किए हो जाएंगे या लागू किया जाए। इस तरह का जो विचार था, इस तरह की जो सोच थी, एक भारतीय गणतंत्र को स्थापित करने के लिए ये महात्मा गांधी की सोच थी, जो उन्होंने संविधान के प्रति अपनी अपेक्षा बताई थी। तो बच्चों जो है वो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों।
और आगे जो है हम भीमराव अम्बेडकर और भी बड़े दार्शनिक और लोग नेताओं के बारे, उनके सपने, उनके वादों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में भी हम चर्चा करेंगे, उसके रूप के बारे में भी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या थी और उसकी क्या मतलब, उसके मुख्य शब्द जो दिए गए हैं उस प्रस्तावना में, और भारतीय संविधान में उसके क्या अर्थ थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सो बच्चों, यहाँ तक हम यहीं तक बंद करते हैं। और आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर आप समझ गए होंगे। और बच्चों, इसको और अच्छी तरीके से क्लियर समझने के लिए आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, और साथ ही आप अपनी बुक को यानी आप अपनी किताब को भी पढ़िएगा पॉइंट्स, ताकि आपके सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। सो बच्चों, आज हम यही बंद करते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।